हेलो क्लास 10th, मैं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि पता है हम लोग यहाँ पे फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। बच्चों, हम लोगों ने फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर को कवर कर लिया है, जिसमें लाइट से रिलेटेड 2 चैप्टर और उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म से रिलेटेड 1 चैप्टर। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है बच्चों, वो है इलेक्ट्रिसिटी का। और मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ने वाली कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें 6 से 7 मार्क्स का अकेला है। 25 मार्क्स का तो फिजिक्स आता है और इसमें से 6-7 मार्क्स का केवल इलेक्ट्रिसिटी से आता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें मेनली बच्चों होता क्या है कि न्यूमेरिकल वाले चीजें ज्यादा पूछे जाते हैं और छोटे छोटे थ्योरेटिकल भी चीजें पूछी जाती हैं। बट बच्चों, हमें पता है कि न्यूमेरिकल जानने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। तो बच्चों, इसके लिए हम लोग यहाँ पे रिवीजन बहुत अच्छे लेवल पे करा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग टू द पॉइंट वेरी डिटेल में बात करते हैं, जिसके वजह से बच्चों इस लेक्चर के देखने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बेसिक बातें कर लिया था। वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, ये सभी चीजें, फिर करंट की डायरेक्शन, ये सभी चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया है इसके पहले वाले वीडियो में। तो जो लोग नहीं देखे हैं पहले जाके बेसिक बातें देख लें, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, बाकी मुझे पता है बच्चों कि ये रिवीजन है तो आप लोगों ने ज्यादातर चीजें पढ़ रखा है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बच्चों वो है ओम्स लॉ। ठीक है, और फिर इसमें हम लोग और जानेंगे फर्दर कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, फिर रेजिस्टिविटी वो क्या चीज होती है। ठीक है, ये सभी चीजें हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला टॉपिक, जैसा कि नाम नहीं था इसका, ओम्स लॉ। बच्चों, ओम्स लॉ जो क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो जरूर पूछा जाएगा, या तो न्यूमेरिकल, या तो कई बार ये लॉ, या फिर इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको चाहिए होता है ना, जिन बच्चों को, तो वो यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है बच्चों, सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए कि ओम्स लॉ, ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंडक्टर, है ना, 3 तरीके के मटेरियल पढ़े हैं हम लोगों ने, मींस इंसुलेटर, सबसे पहले कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर के लिए पहला तो क्या, ओम्स लॉ आपका कंडक्टर के लिए डिफाइन है। क्या डिफाइन है बच्चों, कि अगर कोई कंडक्टर है उसके सभी फिजिकल कंडीशन को हम लोग कांस्टेंट रखें, उसमें से मेनली बच्चों उस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, साथ में उसका लेंथ, एरिया, ये सभी चीजें, मटेरियल, ये सभी चीजें हम कांस्टेंट रखें, और फिर उसके एंड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर क्या बोल दिया आपने, पता नहीं चला। बच्चों, अपने पास एक यहाँ पे एक वायर है, कंडक्टर, है ना, जिसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं कि V, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमें पता है क्या यूज किया जाता है, कौन सा डिवाइस, वोल्ट मीटर। और बच्चों इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, तो ये अपना वायर है या कंडक्टर है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर किसी कंडक्टर का हम सभी कंडीशन, मेनली टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट रखें, तो इसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है वो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कई बार बच्चों इसको I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सेम बात है। क्या मतलब है कि अगर हम कंडक्टर में करंट बढ़ाते हैं तो उसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है। ठीक है, अगर करंट घटाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटता है। ठीक है, और बच्चों हमको पता है फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आया R। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया क्या, V इक्वल RI, है ना, क्या V इक्वल RI, या फिर बीच में आप ऐसे लिख लो V इक्वल IR, है ना, IR भी लिख सकते हो। तो आप क्या पढ़ सकते हो, वीर, है ना, फॉर्मूला याद रखने का तरीका वीर।
ठीक है, वीर पुरुष हो तुम लोग, है ना बच्चों। यहाँ पे मैं फिर से बता दूं कि आर आपका क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसका नाम क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या नाम है इसका, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर के लिए डिफाइन होता है, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि सर रेजिस्टेंस क्या होता है ना, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले आपको, मुझे उम्मीद है कि ये पूरी चीजें क्लियर हो गई कि ओम्स लॉ क्या होता है, किसके लिए डिफाइन होता है, क्या कंडीशन होता है, ठीक है। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक है, आई विल रिप्लाई। ओके, तो बच्चों हमने बताया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से कोई कंडक्टर क्या करता है, वो फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करता है, फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर हम बोलते हैं कि करंट का अपोज करता है, क्योंकि बच्चों रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो क्या होता है, करंट, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर फ्लो ऑफ चार्ज का ज्यादा अपोज कर रहा है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जो है अगर कम वो अपोज कर रहा है तो कम है रेजिस्टेंस कंडक्टर का, ठीक है। जैसे कि बच्चों हम जब चल रहे होते हैं रोड पे तो स्पीड ब्रेकर, बाकी जो रोड पे गड्ढे हैं इंडिया में, वैसे भी आपको पता है कुछ ज्यादा ही गड्ढे हैं, तो ये सभी जो गड्ढे हैं रुकावट जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे चलने में, तो वैसा ही आपका चार्ज को चलने में जो रुकावट पैदा होता है उसका नाम रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस नाम सुनते ही याद आ जाना चाहिए कि रोड का गड्ढा, ठीक, याद रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट बच्चों होता है आपका क्या, ओम, ठीक है, ओम 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 के नाम पे ही है, और इसका जो सिंबल यूज होता है बच्चों, ये जादू वाला ओम नहीं बच्चों, ये सिंबल है, ठीक है, ओमेगा बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ओम, है ना। यहाँ पे बच्चों है ना, हम देख सकते हैं क्या, V इक्वल हमारा था वीर ना, तो आर बराबर निकालोगे तो V बाई आई, ठीक है। तो हम कई बार बोल सकते हैं कि वोल्ट अपॉन में करंट का जो है यूनिट होता है एम्पियर, इसी का जो दूसरा नाम है बच्चों वो क्या है आपका, ओम, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल सर। अब बच्चों यहाँ पे मैंने बताया है आपको, पूछा है आपसे 1 ओम का डेफिनेशन, बच्चों ये आया हुआ है 1 ओम का डेफिनेशन 1 नंबर में आया हुआ है, आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है बच्चों। तब तक मैं बता रहा हूं आपको, मैंने बताया था आपको तरीका कि हम लोग 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर ये सब कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला खोजा करो उससे रिलेटेड, तो बच्चों यहाँ पे मिल गया अपना फॉर्मूला, R इक्वल V अपॉन आई। अपने को चाहिए बच्चों 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम चाहिए तो राइट साइड में क्या होना चाहिए, 1 वोल्ट और फिर 1 एम्पियर। मतलब कि बच्चों अगर कोई एक कंडक्टर है, क्या कोई एक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं तो उसमें जो करंट फ्लो हो वो 1 एम्पियर हो, तो हम बोलेंगे उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम, ठीक है। वीडियो को पीछे करके फिर से सुन लो डेफिनेशन, ओके। बाकी आप यहां से नोट डाउन कर सकते हो, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ बच्चों ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपके सीबीएसई क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब आप थोड़ा सा अपना सोचने का, देखने का नजरिया बदलो। ऐसा नहीं कि ओम्स लॉ को बस हमको वर्ड में समझना है, हमें फील भी करना है बच्चों कि हमारे पास एक वायर है, हमने उसके बैटरी से कनेक्ट किया तो उसके इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, फिर उसमें करंट फ्लो होगा, फिर हम करंट मेजर करने के लिए अमीटर का यूज करेंगे, फिर उस वायर के पैरेलल में एक हम वोल्ट मीटर लगा देंगे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। आ रहा है थोड़ा थोड़ा इमेज ड्रॉ हुआ दिमाग में, बस यही मेरा काम है, ठीक है। मैं यही चाहता हूं कि आप बातों को सुनो और थोड़ा थोड़ा इमेजिनेशन करते रहो। अब कई लोग खो मत जाना उसी इमेजिनेशन में, है ना, उस दुनिया से बाहर भी आना है, अलग ही दुनिया में मत पहुंच जाना, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने वाले हैं। उसके लिए फिर से पहले हम सेटअप देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है बच्चों। यहाँ पे
फिर से मैंने बताया अपने पास बच्चों सबसे पहले तो एक वायर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा बच्चों, ये है, ये अपने पास एक वायर है। ठीक है बच्चों, इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है। ठीक है, क्या सोर्स है। अब आप कई बार बैटरी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों ये वेरिएबल आपके पास सोर्स है, डीसी सोर्स ही है। ठीक है, आप इसको बैटरी ही समझो, अजीब सा कुछ मत समझो। ठीक है, बस ये एक ऐसा बैटरी है जिसका हम पोटेंशियल डिफरेंस घटा बढ़ा सकते हैं। 2 वोल्ट भी बना सकते हैं इसको, 6 वोल्ट भी बना सकते हैं, 12 वोल्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रेड है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, तो हमने क्या किया, इसके बीच में एक अमीटर ले आया। ठीक है, अमीटर क्या करेगा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस अमीटर का दूसरा एंड हमने क्या किया, यहाँ पे एक पहले वायर से कनेक्ट किया है, ये वायर है, और उसी के साथ हमने एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया। अमीटर आपका करंट मेजर करने के लिए सीरीज में कनेक्ट होता है, और फिर ये जो आपका वोल्ट मीटर है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए पैरेलल में कनेक्ट होता है। बच्चों यही है ना वायर, तो इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो आएगा V ऐसे ही तो आएगा ना, और यहाँ पे अपने पास अमीटर आ गया। ठीक, ये आपका बैटरी आ गया, फिर ये इस तरीके से रियोस्टेट, हाँ रियोस्टेट यहाँ पे है ना, रियोस्टेट लगा दिए, और इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे है। ये बैटरी रहा, ठीक है, ये अमीटर रहा, ये अपने पास वायर जिसका रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, उसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर आ गया, और फिर ये रियोस्टेट बच्चों हम ये जो है वैल्यूज क्या करेंगे, रियोस्टेट मतलब कि वेरिएबल रेजिस्टर मैंने बता रखा है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इसमें जो करंट होगा उसकी वैल्यू चेंज होगा, और करंट की वैल्यू चेंज होगा तो हम देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू चेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या करना होता है, ये सेटअप बनाने के बाद ये की है इसको क्लोज करो, मतलब सर्किट आपका क्लोज हो गया, तो फिर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमको अलग अलग करंट पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू हमको नोटिस करना है ना, मतलब बेसिकली टेबल बनाना है अपने को। एक आपका करंट की वैल्यू है ना एम्पियर में हम लेंगे, और फिर एक में पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू मींस वोल्टेज की वैल्यू वोल्ट में हम लेंगे। हमको V और I में टेबल ड्रॉ करना है अलग अलग रीडिंग के लिए। सपोज करो शुरू में 0.1 एम्पियर था, उसके करस्पॉन्डिंग 1 वोल्ट आया, 0.2 एम्पियर था, उसके करस्पॉन्डिंग 2 वोल्ट आया। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे रीडिंग लेंगे, फिर बच्चों हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और हम देखेंगे अगर जो हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आया है ना, स्ट्रेट लाइन आने का मतलब कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और बच्चों ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्या है बताइए, ओम्स लॉ ही तो है ना। ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर हुई है ना, क्या करना है, ये वही सब बातें लिखी हुई हैं कि आपको सर्किट डायग्राम बना के V और I में आपको रीडिंग लेना है, उसके बाद रीडिंग लेते ही आपको उसका ग्राफ प्लॉट करना है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। और आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे ये जो ग्राफ दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है y एक्सिस पे, करंट I है x एक्सिस पे, है ना। V और I में ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, I को करंट को इधर ले लो y एक्सिस पे और पोटेंशियल डिफरेंस को x एक्सिस पे। कई बार एग्जाम में ऐसा करके देते हैं, बट बच्चों ग्राफ के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, जैसा ग्राफ V और I में आया है वैसा का वैसा ग्राफ I और V में भी आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, मेरा लाइन याद रखना है आपको। ओके, इसके बाद बच्चों हमें इस ग्राफ से क्या क्या आइडिया मिलता है, तो सबसे पहला तो हम देख रहे हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मिला, तो इसका यहां से हमें ये मतलब हो गया कि ये ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, ओम्स लॉ यहां से वेरीफाई हो गया। अगर आप ग्राफ प्लॉट करो स्ट्रेट लाइन मिल गया V और I का, तो आपको आंख बंद करके क्या लिख देना है, ये ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, और ये जो मटेरियल है ये क्या है, कंडक्टर है। ठीक, ओके बच्चों, याद रहेगा, बिल्कुल सर। अब इसके बाद बच्चों इसका स्लोप, क्या स्लोप, तो बच्चों मैं बता दूं आपका स्लोप जो होता है ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। मैथ में हम लोगों को पता हो अगर,
ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ठीक। तो जो स्लोप हमेशा डिफाइन जो होता है वो होता है चेंज इन y एक्सिस पे जो क्वांटिटी होती है डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस पे जो क्वांटिटी होती है, ठीक, हमेशा। तो अब आप देखो बच्चों, यहाँ पे y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस सर, डेल v। x एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, करेंट सर, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन करेंट। और बच्चों ये क्या है, v अपॉन आई, बोलो v अपॉन आई क्या है, बिल्कुल सही, रेजिस्टेंस। ओके, तो इसका मतलब कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ विल गिव द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके बच्चों, सर अगर कभी उल्टा आ गया तो, कि यहां पे हमारा आई रहे और यहां पे हमारा वी रहे, तो इसका स्लोप बच्चों, इसका स्लोप देखोगे तो क्या आएगा, स्लोप बराबर क्या आएगा, यहाँ पे चेंज इन वाई एक्सिस मतलब कि डेल आई चेंज इन करेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन वोल्टेज। बच्चों आई अपॉन वी क्या हो जाएगा, जब v अपॉन आई आर है तो आई अपॉन वी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर, ठीक है, क्या बच्चों 1 अपॉन आर। और 1 अपॉन आर क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। क्या, कंडक्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, ठीक है। हम चलो बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट करके भी बता देते हैं कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड बहुत बात पूछा गया आपसे, ध्यान रखना। चलो तो स्लोप यहाँ पे कैलकुलेट करें बच्चों, स्लोप क्या देने वाला है, ये v अपॉन आई ही है तो r डायरेक्टली आएगा, i और v रहता तो 1/r आता, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, बच्चों आपको कोई भी 2 पॉइंट चूज करना होता है तो सबसे पहले आप हमेशा एक पॉइंट तो 0 0 ही चूज करोगे, मतलब कि यहाँ पे अपना एक पॉइंट हो गया 0,0, ठीक है। और बच्चों ये डेल v का मतलब होता है चेंज इन वोल्टेज, मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई i2 माइनस i1। तो कोई भी 2 पॉइंट आप चूज करने के लिए फ्री हो, ठीक है। तो पहला मैंने 0 0 ले लिया, मतलब कि करंट की भी वैल्यू, i1 की वैल्यू 0 और पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू 0, ठीक है। दूसरा मुझे अच्छा लग रहा है कौन सा, ये ले लिया, आपको जो अच्छा लगे बच्चों कोई भी उठा लो, ठीक है, मेरा मर्जी 1.5। तो ये हम ले लिए I2, ठीक। तो बच्चों I2 के करस्पॉन्डिंग जो करंट, इस I2 करंट के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हमको V2 लेना होगा, ठीक। तो 6.0 आपका क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखे V2 माइनस V1 मतलब 6 माइनस 0, क्या 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई बच्चों 1.5 माइनस 0, 1.5 माइनस 0, तो क्या आ गया बच्चों अपना 6 अपॉन में 1.5। और फिर बच्चों यहां से फिर लिख सकते हो 60 अपॉन में 15, और फिर 60 अपॉन में 15 मतलब कि डिवाइड होके क्या आ जाएगा 4, और ये यूनिट क्या आ जाएगा 4 ओम। मतलब कि आप इस ग्राफ से रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो उस वायर का, ठीक है। कई बार बच्चों आपको यहां पे वैल्यू दे देगा, बताओ यहां पे आपको क्या है, करंट की वैल्यू 2.5 है ना, आई मान लेते हैं आई है, ठीक है। कहेगा इसके करस्पॉन्डिंग आपको वोल्टेज बता दो, तो बच्चों आप देखोगे आर जो है चाहे जहां पे आप निकालो आर हर जगह के लिए सेम हो गया, तो फिर हमें आई पता है, आर पता है, तो वी नहीं निकाल सकते आप, वी इक्वल आई आर ना। कैसे निकालेंगे सर, आई हमको पता है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर कितना आया 4, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आ जाएगा 10 वोल्ट। अब आप देखो बच्चों यहाँ पे क्या था 10 वोल्ट, अगर ये नहीं भी दिया होता तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसका उल्टा भी कर सकता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दे और रेजिस्टेंस आप स्लोप निकाल के पता कर लोगे, फिर करंट निकाल लोगे, ठीक है, उल्टा करके। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, मुझे उम्मीद है अब आपसे ओम्स लॉ कोई कुछ भी पूछ ले ओम्स लॉ से रिलेटेड, पूरा का पूरा आप आंसर करने वाले हो और बिल्कुल सही सही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा। अब हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो मैं बता दूं बच्चों, पहला कि रेजिस्टेंस जो है ना वो V और I पे तो डिपेंड नहीं करता, ठीक।
आपको ये याद होना चाहिए, और हमेशा हमेशा के लिए, मतलब कि हम रेजिस्टेंस जो है, ये जो आर आया बच्चों, है ना, ये ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है ना तो करंट पे। मतलब हम कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आर की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट भी घट जाएगा, बट रेशियो जो होगा वी और आई का वो हमेशा सेम होगा, वो आर के बराबर आएगा। ठीक है, तो किन बात पे डिपेंड नहीं करता ये पता चल गया। अब हम देखते हैं कि किन बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला बच्चों जो है, जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर। अपने पास एक वायर है जिसका लेंथ L है, ठीक, इसके जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, थिकनेस जिसको हम बोलते हैं कई बार, वो A है। ठीक है, तो हम यहां से देख सकते हैं बच्चों कि जो R होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मतलब जितना लंबा वायर होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रास्ता है, जितना ज्यादा बड़ा रास्ता होगा उतने ही ज्यादा गड्ढे मिलेंगे आपको, और ज्यादा गड्ढे मिले तो मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, बट जो आर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब थिक वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, थिक वायर मतलब एरिया ज्यादा, थिन वायर मतलब एरिया कम, तो थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब रोड चौड़ा होगा तो आपको कम रुकावट मिलेगा, और सही बात है बच्चों, रोड चौड़ा होगा तो भीड़ भाड़ कम मिलेगा, गड्ढे वड्ढे कम मिलेंगे, आप साइड साइड से निकल निकल के चले जाओगे, तो आपका जो है फ्लो जो है वो कम नहीं होगा, और फ्लो कम नहीं होगा तो रेजिस्टेंस आपका कम रहेगा। ठीक है, याद रहेगा? बिल्कुल सर। बच्चों कई बार इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम, अगर हम मान ले रेडियस जो है इसका आर है रेडियस, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/πr²। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो रेडियस जो वायर का रेडियस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब कि रेडियस डबल करने पे रेजिस्टेंस जो है 1/4 हो जाएगा, और एरिया डबल करने पे बस हाफ होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली है, वो स्क्वायर के मींस ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये क्या है, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, याद रहेगा यहां तक? बिल्कुल सर। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा बच्चों कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और फिर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं बच्चों, क्या, R इक्वल ρL/A, ρL/A। हाँ बच्चों, हमेशा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, एक बराबर वाले साइन के साथ एक कांस्टेंट आता है। बच्चों यहाँ पे एक कांस्टेंट आया, अगेन ये कांस्टेंट है जो बच्चों, वो जो बोला जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? वो केवल रेजिस्टेंस था, ये केवल रेजिस्टेंस है, ये स्पेशल है थोड़ा सा। ठीक है, स्पेशल रेजिस्टेंस है ना, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, यहां से हमें ये पता चलता है कि फिर से ये जो रो है ये आपका कांस्टेंट अपीयर हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि ये जो रो है ना तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, ना तो एरिया पे डिपेंड करेगा, फिर किस पे डिपेंड करेगा सर? तो जो रेजिस्टिविटी है वो केवल और केवल कौन सा मटेरियल है उस पे डिपेंड करता है, मतलब कि नेचर ऑफ मटेरियल, और साथ में टेम्परेचर पे। अभी हम आगे इसको डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, डोंट वरी। ओके, याद रहेगा? ओके, रेजिस्टेंस बच्चों आपका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस होगा जो कंडक्टर का वो बढ़ेगा। मैं बार बार कंडक्टर बोल रहा हूं बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। फिर आ गया बच्चों अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी मैंने बताया, क्या बताया बच्चों, रो जो आपका आया था, पहले आर लिखते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। आर इक्वल रो एल अपॉन में ए। ठीक, और हम बोल रहे थे रो इज द
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। यहां से रो निकालो बच्चों, तो ये कहां जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल डिवाइड में आ जाएगा, तो रो इक्वल आपका आ जाएगा आर ए अपॉन में एल। ठीक है, आर ए अपॉन में एल। और बच्चों यहां से हम देख सकते हैं इसका यूनिट, तो रो का जो यूनिट होगा बच्चों वो क्या होगा, आर का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, लेंथ का यूनिट कट गया, क्या आ गया बच्चों, ओम मीटर। तो ओम मीटर विल बी द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब कई बच्चों को यहां से लग सकता है कि रेजिस्टिविटी तो सर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं बच्चों, मैंने बोला ये कैसे आया था, ये कांस्टेंट अपीयर हुआ था इस फॉर्मूले में, तो ये ना तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ना तो एरिया पे डिपेंड करता है, ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना। मैं बोला बच्चों ये क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब कॉपर के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा और गोल्ड के लिए अलग होगा, अलग अलग मटेरियल के लिए रो अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है बच्चों कि हम 1 मीटर का जो है सिल्वर का लेंगे वायर तो वो अलग होगा और 2 मीटर का लेंगे तो वो अलग होगा। सिल्वर तो सिल्वर ही रहेगा ना बच्चों, लेंथ पे थोड़ी डिपेंड करता है। तो रो भी आपका इन सब बात पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है सर, तो पहला तो नेचर, दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड, देख लेना बच्चों। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बच्चों जो है रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, घटाने पे घटता है। किसके लिए, कंडक्टर के लिए। सेमी कंडक्टर के लिए उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपका नोट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हो जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है, तो इसीलिए रेजिस्टिविटी बढ़ती है, इसके वजह से आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, ओके। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो 4 बात पे डिपेंड कर रहा है। पहला लेंथ पे, एरिया पे, रेजिस्टिविटी पे, नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा टेम्परेचर। ठीक है, चारों पॉइंट आपको याद रखना है। ये बहुत बार पूछा है, कई बार बच्चों ऐसे पूछा है कि डबल कर दो लेंथ को क्या होगा, एरिया को डबल कर दो क्या होगा, रेडियस को आधा कर दो क्या होगा, डबल कर दो क्या होगा। ये सभी चीजें आप देख लोगे। ठीक है, ओके, याद रहेगा, है ना। ओ गुड, यहां से बच्चों कुछ अच्छा आने वाला है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जो हमें रेजिस्टेंस मिल गया है ना बच्चों, रेजिस्टेंस का सिंबल आपको मैंने पहले ही सिंबल में बता दिया था, इलेक्ट्रिकल सिंबल मैंने बता दिया है। हम इसको ऐसे दिखाते हैं रजिस्टर को। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर होने वाले हैं, है ना, R1, R2, R3। ठीक है, और हम उनको बच्चों कनेक्ट करने वाले हैं। हम बहुत अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमें यहाँ पे देखना है वो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहा, क्योंकि अभी आपको बच्चों बस बोर्ड से रिलेटेड जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, बट किसी भी चीज को छोड़ने नहीं वाले। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज में आपका क्या होता है बच्चों, कि हम रजिस्टर को साइड बाय साइड, एक एंड का दूसरे एंड से, फिर उसका दूसरा एंड किसी तीसरे के पहले से, ऐसे 1 बाय 1 करके कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे R1, R2, R3 3 रजिस्टर है, जिसको देखो बच्चों पहला एंड दूसरा एंड, तो इसका दूसरा इसके पहले से कनेक्ट, साइड बाय साइड कनेक्ट है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, उन सभी को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, अब वहां पे हमने क्या किया बच्चों, फिर यहाँ पे हम चलो ले लेते हैं एक अमीटर, जो कि इस सर्किट का करंट मेजर करने के काम में आएगा। ठीक है, यहां से जितना करंट आई चलेगा उसको मेजर करने के काम में आएगा। ठीक है, बाकी हमको बच्चों कुछ बातें याद रखना है रजिस्टर इन सीरीज के केस में। क्या बच्चों, जब भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनमें सभी में सेम करंट जाता है। क्या मतलब कि ये जो करंट आई यहां से निकला बैटरी से जितना करंट निकला उतना करंट R1 में भी जाएगा सर, उतना करंट R2 में भी जाएगा सर, उतना करंट R3 में भी जाएगा सर, है ना। सॉरी, आई ही रखें, सेम करंट है, तो यहाँ पे भी आई करंट, यहाँ पे भी आई करंट। ठीक है, याद रहेगा, जितना करंट बैटरी से निकला उतना पूरा का पूरा
इन तीनों में जाएगा और फिर वापस यहाँ से होते हुए वही आई करंट पूरा आएगा और ये सर्किट क्लोज होगी, इसी तरीके से चल जाएगी। बट बच्चों जो सभी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज हुआ है उसकी रीडिंग V1 बोल रहे हैं, इसको V2 बोल रहे हैं, इसको V3 बोल रहे हैं। ठीक है, तो करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। ठीक है, और बच्चों जब हम इन सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हमको यहाँ पे डेरिवेशन मिला था क्या, आर इक्विवेलेंट। सीरीज के केस में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तीन ही रेजिस्टेंस लिए हैं। तो अगर बच्चों ये ऐसे ऐसे n रजिस्टर हो तो आप क्या करो, प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 ऐसे ऐसे एंड सो ऑन Rn, सभी को जोड़ दो, वो आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है सर, मतलब कि एक ऐसा रेजिस्टेंस जो इन सभी के बराबर होने वाला है। ठीक है, अकेला बाहुबली। ठीक है, कि इन सभी को हटा दो तो वो अकेला इन सबके काम के बराबर काम कर लेगा वो। ठीक है, इन सबका सब्स्टिट्यूट। ठीक है, याद रहेगा। अब बच्चों अपने पास अगर n रजिस्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के कनेक्टेड हो सीरीज में, मतलब कि R प्लस R प्लस R प्लस R ऐसे n रजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में, तो उनका R इक्विवेलेंट क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। NR क्या आएगा बच्चों, NR, है ना। चलो हम एग्जांपल से समझते हैं। अपने पास 5 रजिस्टर है, क्या n की वैल्यू 5 और सभी जो है 10 ओम के हैं। तो आप बताओ बच्चों 10 ओम के 5 रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 आ जाएगा 5 टाइम्स 10 दैट इज 50 ओम। ओके, बहुत इजी था, है ना, याद रहेगा। बच्चों इसका डेरिवेशन बहुत पहले एक आध बार आया था, बट अभी तो बहुत रेयर ही चांस है। बट अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर 5 लोगों से ज्यादा ने कमेंट कर दिया कि सर डेरिवेशन बताओ, मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अगर जिसको चाहिए तो वो बताएगा, है ना। चले बच्चों फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो सबसे पहला बच्चों मैंने बोला कि करंट सेम होता है सभी रजिस्टर में और पोटेंशियल डिफरेंस सभी के क्रॉस अलग अलग होता है। ठीक है, इसको बताने देते हैं बच्चों। ये जो टोटल पोटेंशियल जो डिफरेंस है या फिर वोल्टेज है अलग अलग के लिए, है ना, वो आपका क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि यहाँ पे जो बच्चों सभी के सम के बराबर होता है। यहाँ पे जो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V बन रहा है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। क्या, टोटल पोटेंशियल, है ना, इन तीनों को मिला के ही होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, और एक बात बच्चों, यहाँ पे हमारा सभी में सेम करंट है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फिर V इक्वल IR से अगर हमारा I सेम हो गया तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब कि जो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना जिसका, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। जो ज्यादा रेजिस्टेंस वाले होगा वो ज्यादा वोल्टेज लेगा। आपको बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा भारी वर्ड लगता है, वोल्टेज आपको इजी लगता है, तो आप वोल्टेज बोलिए कि ज्यादा रेजिस्टेंस वाले के क्रॉस ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। ठीक, याद रहेगा। ओके सर, है ना, वो हो गया। फिर आपका बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल। तो ये तो बता दिया सर क्या, कि R इक्विवेलेंट इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। ठीक, इसके बाद कह रहा है इक्विवेलेंट रजिस्टर इज ग्रेटर देन द दैट एनी ऑफ। ओके बच्चों, ये बोल रहा है कि अगर आपके पास बहुत सारे रजिस्टर हैं अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू के, ठीक है, तो जो उन सभी का इक्विवेलेंट आएगा ना, उनमें से जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा आएगा इक्विवेलेंट। ठीक, इस सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा वैल्यू आता है आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू R इक्विवेलेंट में। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया बच्चों रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने फिर उन्हीं सब R1 R2 R3 को अलग तरीके से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे बच्चों फिर से कुछ पॉइंट अलग है। क्या, यहाँ पे बच्चों जो है सभी रजिस्टर के अक्रॉस
पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज सेम होता है, बट जो करंट है वो डिफरेंट होता है, करंट इज डिफरेंट। सीरीज का उल्टा है ना, इसमें पैरेलल में। तो यहां पे बच्चों क्या होगा, आई करंट अगर चला तो फिर ये करंट जो है बच्चों डिवाइड होगा, ये इसमें आ रहा है बच्चों आपका I1, इसमें आपका आ रहा है I3 लेट से, इसमें आ रहा है आपका I2, I1 I2 I3, ठीक है। ऐसे फिर यही तीनों यहां से I1 आएगा, यहां से I2 आएगा और यहां से I3 आएगा, ये तीनों मिलके वापस से कितना करंट बना लेंगे, I, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो I बनेगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3, और बहुत कॉमन सेंस की बात है बच्चों, यही करंट डिवाइड हुआ है तीन पार्ट में, फिर मिल रहे हैं तो फिर बराबर तो होंगे ही, ठीक है, याद रहेगा। और बच्चों यहाँ पे जो आपका आर इक्विवेलेंट आता है, मतलब कि इन तीनों के बराबर का रेजिस्टेंस जो आएगा वो 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अगर और सारे हैं तो प्लस 1/R4 1/R5, ऐसे ऐसे एंड सो ऑन सो फॉर, ठीक है, याद रहेगा। ओके, बट बच्चों फिर से अपने पास n रजिस्टर बराबर n रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो, तब क्या आएगा, तो बच्चों 1/R इक्विवेलेंट आएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ऐसे ऐसे फिर उनको सिंप्लीफाई करोगे तो जो नेट आपका आएगा R इक्विवेलेंट वो आएगा R/N। क्या मतलब है सर, बच्चों अपने पास 10 ओम के दो रजिस्टर हैं, क्या 10 ओम के दो रजिस्टर हैं पैरेलल में, तो क्या बनने वाला है 10 ओम के, है ना, तो R की वैल्यू 10, कितने रजिस्टर है 2, इक्विवेलेंट क्या आएगा 5 ओम, ठीक, ऐसे है ना। और बच्चों दो रजिस्टर के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार आपको दो ही रेजिस्टेंस मिलता है, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, एलसीएम लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, R2 प्लस R1 क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 अपॉन में R1 इंटू R2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, हो गया। अब बच्चों आप रेसिप्रोकल कर लो, R इक्विवेलेंट को 1/R इक्विवेलेंट को R इक्विवेलेंट कर लो और इसको R1 प्लस R2 को भी रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है, याद रहेगा। दो रजिस्टर के लिए ये शॉर्टकट है आपका, डायरेक्ट आप इससे सॉल्व करो, ठीक है। कई बार बच्चे इसको सॉल्व करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग तो यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट लिखते ही नहीं, वो इसी को यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे उसी को आंसर मान लेंगे, रेसिप्रोकल करना ही भूल जाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, आप ऐसी गलती नहीं करोगे, अगर पैरेलल सॉल्व कर रहे हो तो एक बार लास्ट में जरूर देख लेना कि आप R इक्विवेलेंट निकाले हो कि 1/R इक्विवेलेंट, हमको चाहिए होता है R इक्विवेलेंट ना कि 1/R, ठीक है, याद रहेगा। चलिए फिर से हम देखते हैं कि हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होने वाला है। उसमें से फिर से बच्चों सबसे पहले हमारा ये बोल रहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल, वही फिर से वो फॉर्मूला बोल रहा है कि 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन सो फॉर, ठीक है। चलिए दूसरा बोल रहा है कि द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम एंड इज आल्सो इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द होल। यहाँ पे यही बोला बच्चों कि इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के क्रॉस क्या होगा, सेम होगा, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के क्रॉस सेम होगा, मतलब इसके क्रॉस भी V ही बनेगा, R2 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही बनेगा, R3 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही बनेगा, सबके R1 R2 R3 तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा, और जो कि ये सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है, यही लाइन बोली गई है ना। ओके, इसके बाद बच्चों हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें क्या, द करेंट इन वेरियस रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस वैल्यू, और हायर द रेजिस्टेंस ऑफ द अंच लोअर विल बी द करेंट। फिर से वहां पे हमारा बच्चों जो पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, ज्यादा वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस ज्यादा वोल्टेज मिल रहा था, कम वाले रजिस्टर के क्रॉस कम वोल्टेज मिल रहा था,
यहाँ पे इसका उल्टा है। ये जो करंट डिवाइड हो रहा है ना, हम ऐसे देखें V इक्वल क्या है अपना IR। अगर हमको इस बार किसको डिवाइड करना है, I को, तो I मिल रहा है V अपॉन में R। और बच्चों V क्या है, सेम है, V सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब कि ज्यादा रेजिस्टेंस जो होगा कम करंट लेगा। क्या, ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट लेगा, है ना, और कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट लेगा। ठीक है। और ऐसे भी नॉर्मली आप सोचो बच्चों, करंट को डिवाइड होना है, एक जगह ज्यादा जाना है, एक जगह कम जाना है, तो जहां पे कम रेजिस्टेंस होगा वहां पे ज्यादा जाएगा, जहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां पे कम जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही है करंट को रोकना। ठीक है, आप ऐसे याद रखोगे और ये आपका यहां से बोलोगे। ठीक है, मैंने बता दिया ये सब चीजें। ठीक है, ध्यान रखना ना। मतलब एक मान लेते हैं ऐसे एग्जांपल के लिए, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 5 ओम वाले में ज्यादा करंट जाएगा, 10 ओम वाले में कम करंट जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। फिर फॉर एन इक्वल रेजिस्टेंस, अभी तो बताया बच्चों पैरेलल के लिए क्या होता है, R बाई एन। ठीक है, और सीरीज के लिए क्या आया था, R इक्विवेलेंट इन पैरेलल, P से। सीरीज के लिए क्या आया था बच्चों, N रजिस्टर के लिए N इंटू R। तो कई बार बच्चों आपसे ये रेशियो पूछता है कि हमें बताओ RS, N रजिस्टर है, पैरेलल में कनेक्ट किए और सीरीज में कनेक्ट किए, तो RS अपॉन RP पूछता है कई बार RP अपॉन RS। तो हम चलो RS अपॉन RP, तो रजिस्टर इन सीरीज में क्या आएगा, NR डिवाइडेड बाई RP में क्या आया है, R बाई N। तो ये R से R कट जाएगा, N ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, N स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों यहां तक जितना भी मैंने चीजें बताया बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो एज यूजुअल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करूंगा, है ना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। बच्चों एक बार फिर से, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, है ना। सबका साथ सबका विकास बच्चों। ठीक है, और मैं बता दूं बच्चों अभी आपके एग्जाम टाइम चल रहे हैं, तो अपना जो है रिवीजन प्लान बना लो, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो, उसमें भी टॉपिक्स को डिवाइड कर लो, चैप्टर्स को डिवाइड कर लो। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करते रहो। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज समझ नहीं आ रहा कि सर कैसे प्लान बनाएं, इसमें कैसे आप क्या काम करें, ठीक है, कैसे रिवीजन करना होता है, कैसे आपको लिखना होता है, किसी भी तरीके का एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम लोग जरूर आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।